1959 में एक पेशेंट को सिजोफ्रेनिया डायग्नोस हुआ। 1994 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला। 2015 में उसकी डेथ हो गई। अमूमन सिजोफ्रेनिया के पेशेंट जो होते हैं ना, उनको सोसाइटी पागल घोषित कर देती है। और हमारी कंट्री में इस तरह की कहानियों को सुनने की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, इन सब चीज़ों का इतना बड़ा स्टिग्मा बना दिया जाता है। किसी को एंग्जाइटी हो रही है, वो साइकेट्रिस्ट के पास चला जाए तो लोग उसको लगेंगे चिल्लाने कि भैया पागल हो गए हो क्या, पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, साइकेट्रिस्ट पागलों का डॉक्टर नहीं होता है। पागल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर एक आदमी सिजोफ्रेनिया के साथ नोबेल प्राइज़ जीत के ला सकता है, इसका मतलब है कि दुनिया में पागल नाम का कुछ भी नहीं होता है। ये पागल जो है ना, ये मेजॉरिटी के द्वारा बनाया गया एक स्टिग्मा है जो माइनॉरिटीज़ पे लागू होता है। और माइनॉरिटीज़ कौन है? वो लोग हैं जो इस तरह की मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। किसी को एंग्जाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। किसी को कुछ भी हो सकता है। अगर आप डिप्रेशन में, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया आपको पागल घोषित कर देगी। प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम दुनिया की है। उसका परसेप्शन ऐसा है आपको लेके। आप ये स्टोरी सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि मेंटल इलनेस किसी के लिए भी कि कुछ भी अचीव करने के लिए कोई रुकावट पैदा नहीं करती। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार है और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसे केस के बारे में जिसको साइकेट्रिक इलनेस यानी कि मेंटल डिसऑर्डर था और उसके बावजूद भी उस आदमी ने नोबेल प्राइज़ जीता 1994 में। क्या था इस आदमी का नाम, क्या थी इसको बीमारी और कैसे मिला इसको नोबेल, ये सारी कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जॉन नैश, 1928 में अमेरिका में एक आदमी का जन्म हुआ जिसका नाम था जॉन नैश। 1928 से लेके 1959 तक ये आदमी बिल्कुल ठीक था। ये आदमी MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर था, मैथमेटिक्स पढ़ाता था और ये आदमी 1958-1959 तक बिल्कुल नॉर्मल था। 1958 और 1959 के दौर में इस आदमी के बिहेवियर में कुछ कुछ चेंजेस शुरू हुए। क्या चेंजेस थे वो? उस आदमी को ऐसा लगने लगा कि लाल टाइप जो भी लोग पहनते हैं वो सारे के सारे लोग कम्युनिस्ट हैं और वो एक कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं उसकी कंट्री में। और वो आदमी इस चीज़ को लेके इतना फर्म हो गया इस बात को लेके कि उसने यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट और वहाँ के एम्बेसीज को कई सारे लेटर लिखे कि लाल टाइप पहनने वाले जो लोग हैं ये लोग कम्युनिस्ट ग्रुप के हैं और ये एक पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, ये कंट्री पे कब्जा करने वाले हैं। This was the first symptom which he showed of his mental disease. अब यहाँ से इस आदमी की कहानी उस तरफ जाती है जब वो मेंटल हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाना शुरू करता है। 1958 तक ये आदमी MIT यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर पढ़ा रहा था, रिसर्च कर रहा था। 1959 में पहली बार इस आदमी को मेंटल हॉस्पिटल लेके जाया गया। और मेंटल हॉस्पिटल में ले जाने के पीछे एक बहुत प्रोमिनेंट रीज़न ये था कि मैथमेटिकल एसोसिएशन की एक मीटिंग चल रही थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। 1958 और 59 की बात है ये। उसमें जॉन नैश को बुलाया गया था रीमन हाइपोथेसिस पर बात करने के लिए। जॉन नैश जब रीमन हाइपोथेसिस पर बात कर रहे थे तो वो बात रीमन हाइपोथेसिस पे ना होके किसी बिल्कुल डिफरेंट जोन में चली गई, वो डिफरेंट टॉपिक पे चली गई। और उनके साथ बैठे हुए जो लोग थे उन लोगों ने बार बार उनको इस बात को रिमाइंड कराने की कोशिश की कि आप इस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाए गए हैं, आपको इस टॉपिक पे बोलना है। बट उन्होंने किसी को कंसिडर नहीं किया और उन्हें जो बोलना था, जो करना था, वो बोलते रहे, करते रहे। और यहीं पे सबसे पहले इस बात का डाउट हुआ कि एवरीथिंग इज़ नॉट नॉर्मल। 1959 में जब उनको ये सारी चीज़ें हुई तो उनको लेके गया मैकलिन हॉस्पिटल में और वहाँ पे
डॉक्टर्स ने जब उनको इवैल्यूएट किया तो उनके अंदर जो सिम्टम्स थे वो क्या क्या थे, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। उनको कुछ ऐसी चीज़ों पे भरोसा होता था जो चीज़ें रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हैं, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और ये भरोसा सिर्फ ऐसा नहीं था कि एक भरोसे के लेवल पे है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था और इस तरह का था कि वो इस चीज़ के लिए किसी से भी आर्ग्यूमेंट कर सकते थे, किसी से भी लड़ सकते थे, किसी के साथ भी बैठ के इस बात के लिए डिबेट कर सकते थे। ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक एंड फॉल्स परसेप्शन होती थी चीज़ों की। इसके साथ साथ उनको हमेशा पैरानोइया होता रहता था। पैरानोइया का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि उनको हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि जो लोग रेड टाई पहनते हैं वो लोग कम्युनिस्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं और वो एक पैरेलल गवर्नमेंट बना रहे हैं और कंट्री पे कब्जा करने वाले हैं। तो ये जो पैरानोइया था ये धीरे धीरे उनके दिमाग में बिल्ड होते होते एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ में कन्वर्ट हो गया। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उनके साथ होती थी और वो थी हैलुसिनेशंस। वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर के साथ अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे, वो उससे बातें करते थे, वो उसको देख सकते थे। वो इमेजिनरी कैरेक्टर ऐसा था कि वो उससे पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल तक बात कर सकते थे। उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप उनको एक कमरे में बैठा दीजिए, वो कैरेक्टर उनके सामने होता था और उससे वो घंटों अपनी सारी स्टोरी सब कुछ वो उससे डिस्कस करते थे। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स को जब मैकलिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया, तो वो इस नतीजे पे पहुँचे कि इनको एक साइकेट्रिक बीमारी है और उसका नाम है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। अब पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया जॉन नैश को डायग्नोस होता है 1959 में। 1959 से 1961 तक इनका ट्रीटमेंट मैकलिन हॉस्पिटल में ही चला। 1961 में इनको मैकलिन हॉस्पिटल से शिफ्ट किया गया न्यू जर्सी हॉस्पिटल में और वहाँ पे इनको एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स शुरू की गई। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स के साथ ही इनको शॉक थेरेपीज़ भी स्टार्ट की गई। 1961 से 1970 तक की जो स्टोरी है उसमें आप देखेंगे कि जॉन नैश बहुत सारे हॉस्पिटल्स में विज़िट करते हैं, बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल, साइकेट्रिस्ट, साइको एनालिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं अपनी इन सारी चीज़ों को लेके, बट कहीं भी उनको इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। 1964 में ये जो 9 साल का ड्यूरेशन है 1961 से 1970 के बीच में, ये अपने बारे में सोचते भी रहते हैं कि ये आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्शियस ब्रेन इस चीज़ को समझ रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो नॉर्मल नहीं है और वो कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। 1964 में इनके साथ एक बहुत विचित्र घटना होती है और वो घटना ये है जो कि साइकेट्रिक पेशेंट्स में बहुत रेयरली देखी जाती है। वो घटना ये है कि उनको जो हेलुसिनेशन होता था जिसमें वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर के साथ बैठ के बातें करते थे, उनका कॉन्शियस ब्रेन इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये जो कैरेक्टर है ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक इमेजिनेशन है, ये मेरे दिमाग की एक इमेजिनेशन है, ये रियली एग्जिस्ट नहीं करता। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद वो अपने कॉन्शियस ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करना शुरू करते हैं कि वो जो इमेजिनरी कैरेक्टर है जब भी वो उनको दिखाई देता है वो अपने कॉन्शियस ब्रेन को कहते हैं कि नहीं ये कैरेक्टर यहाँ पे नहीं है, ये कैरेक्टर यहाँ पे नहीं है। होता है वो, होने के बावजूद उसको कहते हैं कि ये कैरेक्टर नहीं है और फिर भी वो उससे बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो बात करते टाइम अपने ब्रेन को बार बार इंस्ट्रक्ट करते हैं कि मैं एक इमेजिनरी कैरेक्टर से बात कर रहा हूँ, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। 1964 से लेकर 1970 तक वो कॉन्स्टेंटली अपने माइंड से इस चीज़ के लिए फाइट करते रहते हैं। 1970 में क्या होता है कि जब वो देखते हैं कि ये चीज़ काम कर रही है थोड़ा थोड़ा, तो वो धीरे धीरे अपनी दवाइयों को बंद कर देते हैं। वो कोई भी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन नहीं लेते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं। सब कुछ बंद करने के बाद उनकी कंडीशन स्टेबल हो जाती है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ये पॉसिबल नहीं है कि सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को आप एंटीसाइकोटिक मेडिसिन स्टार्ट करें और पेशेंट 100% क्योर हो जाए।
वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर सिजोफ्रेनिया डायग्नोस हो गया तो पेशेंट को मेडिकेशन चलती है। तो इस स्टेज में जब उनको ये बात पता चलती है कि मेरा दिमाग इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। और 1970 का दौर आते आते इनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि दवाइयों से जो इनको फ़ायदा हो रहा है वो फ़ायदा ये अपने माइंड को कंट्रोल करके भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जो 1964 से 1970 तक जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि कॉन्शियसली उस चीज़ को रिजेक्ट करो जो उनको बॉदर कर रहा है, उसी चीज़ को वो और ज़्यादा फोकस होकर रिजेक्ट करने लगते हैं। बार बार जब भी उनके दिमाग में ख्याल आता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो उसको दिमाग से निकाल देते हैं, या अपने ब्रेन को बार बार बोलते हैं कि नहीं, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है रियल लाइफ में। इससे क्या होता है कि 1970 का दशक आते आते वो अपनी सारी दवाइयों को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद वो 100% नॉर्मल नहीं होते, लेकिन ठीक होते हैं। फिर उनको नौकरी भी मिल जाती है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद वो नौकरी शुरू करते हैं और पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं, पेपर्स पब्लिश करते हैं, थीसिस लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं और वो सब कुछ चलता रहता है। और इसी दौरान वो जिस थ्योरी पे काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है, वो थ्योरी है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, गेम थ्योरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके लिए उनको 1994 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये एक इतनी बड़ी बात है कि सिजोफ्रेनिया का एक पेशेंट जिसका माइंड स्टेबल नहीं है, जिसको बहुत सारी चीज़ें सुनाई देती हैं, जिसको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जो पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है, किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है, उसकी अपनी बिलीफ्स हैं, उसके अपने थॉट्स हैं, उसके अपने परसेप्शंस हैं, वो आदमी अपने माइंड को इतने स्ट्रांगली कंट्रोल करता है और कंट्रोल करने के बाद वो इस लेवल तक पहुंचता है कि दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड नोबेल प्राइज़ जीत के लाता है। ये एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। और ऐसा नहीं है कि 1994 आते आते इनकी जर्नी रुक जाती है, इसके बाद भी इनकी थीसिस और इनके रिसर्च शुरू रहते हैं। और 2015 में इन्हें एक और बहुत बड़ा प्राइज़ मिलता है, एबल प्राइज़। और आयरॉनिकली सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो प्राइज़ लेके अपनी वाइफ के साथ घर आ रहे होते हैं कार में, और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जो ड्राइवर होता है, ड्राइव कर रहा होता है, वो कंट्रोल खो देता है गाड़ी पर से, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उन दोनों की डेथ हो जाती है।